अब सेक्शन नंबर 5 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे कंडीशंस ऑफ अ हिंदू मैरिज के बारे में बात करी गई है। इसको एक बार हम रीड करते हैं। अ मैरिज में बी सोलेमनाइज्ड बिटवीन एनी टू हिंदूज। यहाँ पे सोलेमनाइज शब्द का यूज किया गया, यानी कि जो भी मैरिज की सेरेमनीज है जैसे कि 7 फेरे, ये आपके होने चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 7 फेरे नहीं लिए एक मैरिज में, तो यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे दैट द मैरिज हैज बीन सोलेमनाइज्ड। ओके, तो हमको पहली चीज तो याद रखनी है कि एक वैलिड मैरिज के लिए जो भी मैरिज की सेरेमनीज हैं जैसे कि 7 फेरे, ये होना जरूरी है। ओके, बिटवीन एनी टू हिंदूज, हमने ऊपर पढ़ा है कि हिंदू के डेफिनेशन में हिंदूज तो आते ही आते हैं, बट इसके अलावा सिख्स वगैरह भी आते हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल एक हिंदू और एक सिख की शादी हो रही है, तो यहाँ पे भी हम सेक्शन नंबर 5 में इसको वैलिड मानेंगे। लेकिन अगर एक हिंदू पर्सन की और एक मुस्लिम पर्सन की शादी हो रही है, तो यहाँ पे हम सेक्शन नंबर 5 में इनको लेके नहीं आएंगे, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है दैट सेक्शन नंबर 5 में 2 हिंदूज की शादी होनी चाहिए। ये यहाँ पे मैंडेटरी है। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल एक हिंदू और एक सिख की शादी हो रही है। ओके, अब यहाँ पे सोलमनाइजेशन होगा कैसे? अब हिंदूज में तो 7 फेरे होते हैं, लेकिन आप सिख्स की शादी में देखोगे, सिख्स की शादी में 4 फेरे होते हैं। वहां पे आनंद कारज की रस्म होती है एंड वहां पे 4 फेरे लेने की प्रथा होती है। अब इन दिस केस पार्टीज को डिसाइड करना है कि इनको कौन से रीति रिवाज के अनुसार यहाँ पे शादी करनी है। यहाँ पे पार्टीज जो हैं वो 7 फेरे भी ले सकते हैं, या फिर चाहे तो वो 4 फेरे भी ले सकते हैं एंड 6 के ट्रेडिशन के अनुसार शादी यहाँ पे वो कर सकते हैं। दोनों शादी सेक्शन नंबर 5 में वैलिड मानी जाएगी। और आपको यहाँ पे एक और चीज याद रखनी है कि जो 7 फेरे की रस्म है ये हर केस में मैंडेटरी नहीं होती है। जैसे तमिलनाडु में आप जाओगे, वहां पे कुछ कुछ जगहों पे 7 फेरे लेने की जरूरत नहीं होती है। वहां पे आप गार्लैंड्स को एक्सचेंज करोगे, यानी वरमाला पहनाओगे, तो भी वहां पे ये चीज वैलिड शादी में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, तो सोलमनाइज करने के जो तरीके हैं ये डिफरेंट कम्युनिटीज में डिफरेंट हो सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं हम। अ मैरिज में बी सोलेमनाइज्ड बिटवीन एनी टू हिंदूज इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। यानी कि अब हम पढ़ेंगे कुछ कंडीशंस ऑफ वैलिड मैरिज। इसमें फर्स्ट लिखा हुआ है दैट अगर आप शादी कर रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले से ही आपका कोई स्पाउस लिविंग हो, यानी आप सेकेंड मैरिज नहीं कर सकते हो जब तक फर्स्ट मैरिज कंटिन्यू में है। आप ये कर सकते हो कि पहले वाली जो मैरिज है वहां पे पहले आप डाइवोर्स ले लो, उसके बाद आप सेकेंड मैरिज करो, लेकिन पहले वाले स्पाउस के रहते हुए, पहले वाले हस्बैंड या फिर वाइफ के रहते हुए दूसरी शादी आप नहीं कर सकते हो। ओके, यहाँ पे वैलिड मैरिज नहीं मानी जाएगी। सेकेंड इसका बोलता है, ए पार्ट बोलता है कि अगर कोई भी पार्टी अनसाउंड माइंड की है, यहां पे भी आप शादी नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 5। ओके, बी इसका बोलता है कि अगर कोई भी पार्टी मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रही है, ओके, जिसकी वजह से वो बच्चे नहीं पैदा कर सकते आगे जाके, ओके, इन दिस केस ऑल्सो यहाँ पे सेक्शन नंबर 5 में वैलिड मैरिज नहीं मानी जाएगी। ओके, यहाँ पे यही चीज हो रही है कि एक पार्टी फॉर एग्जाम्पल इतनी ज्यादा अनसाउंड माइंड की है कि वो आगे जाके प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड भी नहीं कर सकती है, और इसने ये बात शादी के टाइम में छुपाई थी। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सेक्शन नंबर 5 के अनुसार यहाँ पे वैलिड मैरिज नहीं हुई है। ओके, सी इसका बोलता है हैज बीन सब्जेक्ट टू रेकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी, यानी किसी भी पार्टी को बार बार इंसैनिटी के बाउट्स आते थे, बार बार इंसैनिटी के अटैक्स आते थे, एंड ये बात उसने पहले छुपाई थी शादी के वक्त। इन दिस केस ऑल्सो वी कैन से कि वैलिड मैरिज यहाँ पे नहीं हुई है। ओके, थर्ड पे हम आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एज के बारे में, यानी जो हमारे ब्राइड ग्रूम है इनकी एज 21 ईयर्स होनी चाहिए, एंड ब्राइड जो है, दुल्हन जो है, इनकी एज यहाँ पे 18 ईयर्स बताई गई है। तो यहाँ पे मिनिमम एज बताई गई है। अगर इस मिनिमम एज से कम ब्राइड ग्रूम में ब्राइड होते हैं तो इन दैट केस शादी जो है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। ओके,
फोर्थ के ऊपर हम आते हैं, यहाँ पे प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के बारे में बात करी गई है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल फैमिली के अंदर आप शादी नहीं कर सकते, एक ब्रदर एंड सिस्टर जो है ये शादी नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट। तो यही होता है हमारे प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स। ओके, तो उसके बारे में हमें बात करी गई है कि ये शादी वैलिड नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर एक जगह पे कस्टम चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक ट्राइबल कम्युनिटी है एंड इस ट्राइबल कम्युनिटी में ये प्रथा है कि यहाँ पे कजन्स के बीच में मैरिज हो सकती है, तो इन दिस केस आप ये ट्राइब जो है, जो ट्राइब है इसमें जो कजन्स के बीच में मैरिज हो रही है इसको वैलिड कर दोगे। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे यू कैन सी लिखा हुआ है, अनलेस द कस्टम और यूजेज गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स ऑफ अ मैरिज बिटवीन द टू। तो यहाँ पे चीज लिखी हुई है कि कस्टम आपको अगर परमिट करता है तो वहां आप प्रोहिबिटेड रिलेशंस के अंदर भी मैरिज को कर सकते हो। ओके, अब हम आते हैं फिफ्थ पार्ट के ऊपर। यहां पे सपिंडास के बारे में बात करी गई है। अब सपिंडा का मतलब क्या होता है? सपिंडा दो शब्दों से बना है, सपिंडा। अगर आप इसको पंजाबी या फिर हिंदी में देखोगे, इसका यह मतलब होता है कि पिंड के अंदर शादी, यानी आपकी जो फैमिली है अगर उसी के अंदर आप शादी कर रहे हो तो उसको सपिंडा बोलते हो। अब सेक्शन नंबर 5 में अगर आप देखोगे, यहां पे सपिंडा मैरिजेस को वैलिड नहीं बोला गया। ओके, सपिंडा मैरिजेस आर नॉट वैलिड अंडर सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। ओके, यहां पे एक और चीज लिखी हुई है, यहां पे एक और चीज लिखी हुई है कि अगर आपके कस्टम जो है वहां पे सपिंडा मैरिजेस को हमने अलाउ किया हुआ है, इन दैट केस सपिंडा मैरिजेस विल बी अलाउड। ये रूल हमने फोर्थ में भी पढ़ा था, यहां पे भी सेम रूल हम देख रहे हैं। अब सपिंडा के कुछ रूल्स होते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉटर है एफडी, एक बच्ची है एफडी। अब इसका हम सपिंडा रिलेशनशिप देखते हैं कि यहां पे सपिंडा क्या होगा। आपको यहां पे याद रखना है कि जो सपिंडा रिलेशनशिप्स होते हैं इनको आप हमेशा अपवर्ड देखते हो, यानी नीचे से ऊपर हमेशा आप देखते हो, और इसको हम मदर और फादर के एंगल से अलग अलग देखते हैं। अब सपोज एफडी की जो मदर है उसकी फैमिली में हम देखेंगे तो हम 3 जनरेशन तक सपिंडा का एंगल देखेंगे, यानी कि एफडी जो है ये तो हमारी फर्स्ट जनरेशन हो गई। अब इसके ऊपर इसकी मदर है, ये सेकेंड जनरेशन हो गई। मदर के ऊपर है हमारे एमएफ, यानी जो मदर के फादर हैं, एंड एफडी के नाना जी हैं, ये हो गए हमारे थर्ड जनरेशन। ओके, तो सेक्शन नंबर 5 बोलता है कि एफडी जो है वो थर्ड जनरेशन तक शादी नहीं कर सकती। लेकिन अगर एमएफ के ऊपर आते हैं एक एमएफएफ। ओके, यहां पे जो फिफ्थ पार्ट है हमारा वो एमएफएफ से शादी करने के लिए एफडी को बाहर नहीं कर रहा है, बिकॉज एमएफएफ जो है हमारे ये 4th जनरेशन में आते हैं, एंड जो फिफ्थ पार्ट है हमारा, जो सपिंडा का कॉन्सेप्ट है, वो अगर आप मदर के एंगल से देखो तो 3rd जनरेशन तक ही लगता है। ओके, तो ये चीज हमको याद रखनी है। बट यस, अकॉर्डिंग टू 4th पार्ट ऑफ सेक्शन नंबर 5, यहां पे हम देखेंगे तो जो एमएफएफ है और एफडी है, ये दोनों प्रोहिबिटेड रिलेशन में आएंगे, यानी ये दोनों एक ही फैमिली की पार्ट है, तो इनकी शादी नहीं हो सकती है। बट अगर हम सपिंडा का कॉन्सेप्ट देखें तो यहां पे एफडी और एमएफएफ की शादी हो सकती है। ओके, अब नेट इफेक्ट यहाँ पे यही आएगा, जो नेट इफेक्ट यहाँ पे आएगा वो यही होगा कि एमएफएफ और एफडी की शादी सेक्शन नंबर 5 के 4th पार्ट के अंदर नहीं हो सकती। ओके, अब हमने मदर के एंगल से तो देख लिया, अब फादर के एंगल से भी हम इसको एग्जामिन करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये जो एफडी हैं इनके एक फादर है। ओके, एफडी फर्स्ट जनरेशन हो गए, एंड जो एफ है ये यहां पे सेकेंड जनरेशन हो गए। इसके ऊपर आते हैं
FD, सॉरी FF, यानी जो फादर के भी फादर हैं और FD के ग्रैंड फादर हैं, ये थर्ड जनरेशन हो गए हैं। FF के ऊपर आते हैं ट्रिपल F, ओके, ये हमारे फोर्थ जनरेशन हो गए। एंड ट्रिपल F के ऊपर आते हैं हमारे, ट्रिपल F के ऊपर आते हैं क्वाड्रा F, ये हमारे फिफ्थ जनरेशन हो गए हैं। ओके, अब यहां पे अगर आप फादर के एंगल से देखते हो तो हम 5 जनरेशन तक देखते हैं, यानी FD जो है हमारे, ये FFFF यानी क्वाड्रा F से शादी नहीं कर सकती है, बिकॉज ये फिफ्थ जनरेशन में आएंगे। लेकिन अगर हम आते हैं सिक्स जनरेशन के ऊपर, यानी पेंटा F, इनसे FD की शादी हो सकती है अकॉर्डिंग टू फिफ्थ पार्ट। ये हमारे सपेंडास में नहीं आते हैं एंड इनके ऊपर सेक्शन नंबर 5 का फिफ्थ पार्ट जो है ये नहीं लगेगा। ओके, तो यहां पे जो सपिंडा का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ FFFF जो है हमारे, यानी क्वाड्रा F, इनके ऊपर तक ही लगेगा। तुमको याद रखना है कि अगर आप मदर के साइड से देख रहे हो तो आप 3 जनरेशन देखोगे, एंड अगर आप फादर के साइड से देख रहे हो तो आप 5 जनरेशन देखोगे। ओके, एंड ये हमेशा हम अपवर्ड्स देखेंगे, यानी नीचे से ऊपर हमेशा हम सपेंडा के कॉन्सेप्ट को ट्रेस करेंगे। ओके, अब यहां पे हमको एक और चीज याद रखनी है फिफ्थ में, कि अगर आपके कस्टम्स जो है ये सपेंडास के बीच में शादी को अलाउ करते हैं तो फिर सपेंडास के बीच में भी शादी हो सकती है, बट आपको एक कस्टम प्रूफ करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्राइबल सी कम्युनिटी है, यहां पे सपेंडास के बीच में मैरिज हो सकती है, तो इन दिस केस सेक्शन नंबर 5 विल अलाउ दिस मैरिज बिकॉज कस्टम्स यहां पे आपको अलाउ कर रहा है। ओके, अब सेक्शन नंबर 6 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का, ये रिपील हो चुका है और हमको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेक्शन नंबर 7 के ऊपर हम आते हैं, यहां पे सेरेमनीज के बारे में बात करी गई है। क्लॉज 1 इसका बोलता है, अ हिंदू मैरिज मे बी सोलेमनाइज्ड इन अकॉर्डिंग विद कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ ईदर पार्टी देयर टू, यानी अगर आपको हिंदू मैरिज को सोलेमनाइज करना है तो आपको हिंदू मैरिज की जो सेरेमनीज हैं इनको निभाना पड़ेगा। एंड यहां पे दोनों में से किसी भी पार्टी की सेरेमनीज को आप निभा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी की शादी हो रही है। ए यहां पे हिंदू है एंड बी यहां पे सिख है। ओके, अब यहां पे अगर आप चाहो तो हिंदूज के अकॉर्डिंग 7 फेरे भी ले सकते हो, एंड यहां पे अगर आप चाहो तो बी की जो रिलीजन है यानी सिखिज्म के अनुसार 4 फेरे भी आप ले सकते हो। दोनों में से कोई भी आप मेथड अपनाओगे वो मैरिज वैलिड रहेगी, बिकॉज यहां पे लिखा हुआ है a Hindu marriage may be solemnized in accordance with customary rites and ceremonies of either party thereto, यानी दोनों में से किसी भी पार्टी की सेरेमनीज के अनुसार आप शादी यहां पे कर सकते हो। ओके, सेकंड इसका बोलता है, where such rites and ceremonies includes the saptapadi, that is taking of 7 steps by the bridegroom and the bride jointly before the sacred fire. The marriage becomes complete and binding when the 7th step is taken. यानी अगर आप 7 फेरे ले रहे हो तो यहां पे 7वां फेरा पूरा हो जाएगा, तब हम मान लेंगे कि सेरेमनीज जो है, एसेंशियल सेरेमनीज जो है हिंदू मैरिज की, वो खत्म हो गई हैं। ओके, तो हमको यहाँ पे ये चीज याद रखनी है कि एसेंशियल सेरेमनी कौन सी होगी एज पर सेक्शन नंबर 7। तो यहाँ पे हमको याद रखना है कि 7 फेरे जो होते हैं, 7 फेरेज जो होते हैं, इनके कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पे बात करी गई है। ओके, अब सेक्शन नंबर 8 के ऊपर हम आते हैं, यहां पे रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिजेस के बारे में बात करी गई है। आपको यहाँ पे चीज याद रखनी है कि हिंदू मैरिज जो है इसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है या फिर नहीं है, ये चीज स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगी, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो डिसाइड करेगी कि उनके स्टेट में हिंदू मैरिज जो है
उसको रजिस्टर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आप यहाँ पे देखोगे कि मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स जो है यहाँ पे हिंदू मैरिज को रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं है। यही हमारा सेक्शन नंबर 8 बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर हम छोड़ते हैं कि उनको हिंदू मैरिज की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करनी है या फिर नहीं करनी है। लेकिन यस, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर किसी भी स्टेट ने हिंदू मैरिज को कंपलसरी कर दी है, हिंदू मैरिज की जो रजिस्ट्रेशन है उसको कंपलसरी कर दी है, तो इन दैट केस आपको मैरिज को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। और अगर आप नहीं करवाओगे तो इन दैट केस यू कैन बी फाइंड अप टू मैक्सिमम 25,000 रुपीज। यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है। ओके, तो आपको ये चीज दिमाग में बिठा लेनी है कि हिंदू मैरिज जो है उसको मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में, ज्यादातर स्टेट्स में रजिस्टर करवाना कंपलसरी नहीं है। ओके, अब सेक्शन नंबर 9 के ऊपर हम आते हैं। यहां पे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में बात करी गई है। इसको हम आरसीआर एप्लीकेशन बोलते हैं। अब यहां पे लिखा हुआ है कि अगर कोई भी स्पाउस जो है, हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी विदाउट एनी रीजन दूसरी की सोसाइटी को छोड़ के चले जाता है, फॉर एग्जाम्पल वाइफ जो है ये विदाउट एनी रीजन हस्बैंड का जो घर है इसको छोड़ के वो चली जाती है, तो इन दिस केस हस्बैंड जो है वो सेक्शन नंबर 9 की एप्लीकेशन लगा सकते हैं एंड कोर्ट को वो बोल सकते हैं कि वाइफ को आप बोलो कि वापस घर में आए। ओके, एंड यहाँ पे कोर्ट जो है वो सेक्शन नंबर 9 का ऑर्डर पास कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो हमारी कोर्ट है वो आरसीआर की एप्लीकेशन जो है, सेक्शन नंबर 9 की एप्लीकेशन जो है, इसके ऊपर डिक्री पास कर सकती है एंड वाइफ को वो हस्बैंड की सोसाइटी में जाने के लिए वापस से बोल सकते हैं। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल वाइफ बोलती है कि मैंने घर इसलिए छोड़ा था, मैंने हस्बैंड का घर इसलिए छोड़ा था बिकॉज हस्बैंड मेरे को मेंटेनेंस नहीं कर रहा था, मेरे को वो अच्छे से नहीं रख रहा था एंड दैट इज वाई मैंने उसका घर छोड़ा। अब इन दिस केस कोर्ट ये भी कर सकती है, वो हस्बैंड को बोल सकती है कि हम सेक्शन नंबर 9 की जो आपकी एप्लीकेशन है इसके ऊपर तभी एक्ट करेंगे जब आप वाइफ को एक मंथली मेंटेनेंस प्रोवाइड करोगे, यानी हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जो है या वाइफ को दोगे जिससे वाइफ घर को चलाएगी। यहां पे कोर्ट जो है वो हस्बैंड को भी बोल रही है कि आपको वाइफ को मेंटेन करना पड़ेगा, तो ये चीज यहां पे हो सकती है। लेकिन आपको याद रखना है कि सेक्शन नंबर 9 में सिर्फ और सिर्फ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट वाली एप्लीकेशन के ऊपर ही डिसीजन होगा। मेंटेनेंस के लिए हमारे पास और भी सेक्शंस मौजूद हैं, हिंदू लॉज में भी मौजूद हैं एंड साथ साथ में आप देखोगे कि सेक्शन नंबर 125 ऑफ सीआरपीसी जो है वहां पे भी मेंटेनेंस की बात होती है। ओके, तो ये हमको सेक्शन नंबर 9 में याद रखना। अब हम आते सेक्शन नंबर 10 के ऊपर। यहां पे जुडिशियल सेपरेशन के बारे में बात करी गई है। अब यहाँ पे जो पार्टीज हैं उनका कोर्ट जो है वो सेपरेशन कर रही है, बट यहाँ पे डाइवोर्स नहीं हो रहा है। सेक्शन नंबर 13 में हम देखेंगे वहां पे डाइवोर्स के बारे में बात करी गई है, लेकिन सेक्शन नंबर 10 में आप देखोगे यहाँ पे डाइवोर्स नहीं हो रहा है, यानी जो मैरिज है वो यहाँ पे नहीं टूट रही है, मैरिज यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी। लेकिन कोर्ट यहाँ पे ये कर सकता है कि पार्टीज को अलग अलग रहने के लिए बोल सकता है। यानी फॉर एग्जाम्पल वाइफ जो है वो सेक्शन नंबर 10 की एप्लीकेशन डालती है कोर्ट में, तो कोर्ट यहाँ पे डिग्री कर सकते हैं एंड वाइफ को वो बोल सकते हैं कि आपको हस्बैंड के साथ रहने की जरूरत नहीं है, आप हस्बैंड से अलग भी रह सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम आपको डाइवोर्स ग्रांट नहीं कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे पार्टीज को ऑब्लिगेटरी नहीं होगा एक दूसरे के साथ रहने के लिए। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 10 में बोला गया। ओके, अब आप कौन से ग्राउंड्स के ऊपर सेक्शन नंबर 10 की एप्लीकेशन डाल सकते हो, इसके बारे में भी सेक्शन नंबर 10 ही हमको बताता है। यहाँ पे लिखा हुआ है जो सेक्शन नंबर 13 में 13 क्लॉज 1 में डाइवोर्स के ग्राउंड्स गिवन है, उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर आप सेक्शन नंबर 10 की एप्लीकेशन भी डाल सकते हो। सेक्शन नंबर 13 जब हम देखेंगे तो वहां पे हम डाइवोर्स के ग्राउंड्स भी देखेंगे। तो वही जो क्लॉज 1 में, सेक्शन नंबर 13 की क्लॉज 1 में ग्राउंड्स गिवन है, उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर आप सेक्शन नंबर 10 में जुडिशियल सेपरेशन को मांग सकते हो। ओके, अब यहाँ पे जो क्लॉज 2 है इसमें लिखा हुआ है कि अगर एक बार कोर्ट ने जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री को ग्रांट कर दी है,
तो उसके बाद कोर्ट जो है इस डिक्री को रिसाइंड भी कर सकती है। सपोज दोनों पार्टीज के बीच में सुलह हो गई है, तो यहाँ पे कोई भी पार्टी कोर्ट को प्रे कर सकती है कि जो आपने जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास करी थी, इस डिक्री को आप डिसाइड कर दो, खत्म कर दो। तो ये भी हो सकता है। अब सेक्शन नंबर 10 की जो एप्लीकेशन है हमारी, इसका यूज क्या होगा? इसका ये यूज होगा कि आगे जाके अगर कोई भी पार्टी डाइवोर्स मांगना चाहती है, यानी शादी को खत्म करना चाहते हैं, इन दैट केस सेक्शन नंबर 10 की डिक्री जो है ये यूजफुल होगी। बिकॉज कोर्ट को ऑलरेडी बोल दोगे कि पार्टीज ऑलरेडी 1 साल से अलग अलग रह रही है एंड अब हमको सिर्फ डाइवोर्स ही चाहिए। तो नॉर्मली यही होता है केस में कि सबसे पहले सेक्शन नंबर 10 की डिग्री पास होती है, उसके बाद सेक्शन नंबर 13 में डाइवोर्स की डिग्री पास होती है। अब जरूरी नहीं है कि हर केस में सबसे पहले सेक्शन नंबर 10 की डिग्री आए, उसके बाद सेक्शन नंबर 13 की डिग्री आए। लेकिन कोर्ट यहाँ पे यही चाहता है कि मैरिज सेव हो जाए एंड दैट इज वाई कोर्ट सबसे पहले यही ट्राई करता है कि पार्टीज डाइवोर्स के लिए ना जाएं, बल्कि जुडिशियल सेपरेशन के लिए वो जाएं। यानी मैरिज टूट नहीं रही है, लेकिन पार्टीज अलग अलग रह रही हैं। एंड फिर भी अगर पार्टीज के बीच में कोई भी सुलह नहीं होती है, तो इन दैट केस सेक्शन नंबर 13 में कोर्ट पार्टीज को डाइवोर्स को ग्रांट कर सकते हैं। ओके अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 11 के ऊपर। यहां पे वॉइड मैरिज के बारे में बात करी गई है। इसको एक बार हम रीड करते हैं। एनी मैरिज solemnized after the commencement of this act shall be null and void and may on petition presented by either party thereto be so declared by a degree of nullity if it contravenes any of the conditions specified in clauses 1, 4 and 5 of section number 5। यानी कि अगर क्लॉजेस 1, 4 और 5 ऑफ सेक्शन 5 का वायलेशन हो रहा है, तो इन दैट केस इस मैरिज को आप वॉइड डिक्लेयर कर दोगे। अब यहां पे आप देख रहे हो कि सोलमनाइज्ड शब्द का यहां पे यूज हो रहा है, यानी दोनों पार्टीज जो हैं इन्होंने मैरिज की सेरेमनीज को अच्छे से निभाया था एंड दोनों पार्टीज हिंदू थी। ओके तो यहां पे ये कंडीशन तो पूरी हो गई थी, लेकिन इसके बाद क्लॉजेस नंबर 1, 4 और 5 की कंडीशंस पूरी नहीं हुई थी एंड दैट इज वाई ये मैरिज जो है इसको वॉइड बोला गया। अब क्लॉज 1, 4 और 5 में क्या लिखा था ये हम देखते हैं। क्लॉज 1 इसका बोल रहा था सेकेंड मैरिज के बारे में। यानी अगर आपका ऑलरेडी एक हस्बैंड है, इनकी ऑलरेडी एक वाइफ पहले से मौजूद है और ये अब दूसरी शादी करते हैं, तो इन दैट केस जो आपकी सेकेंड मैरिज है इसको सेक्शन नंबर 11 वॉइड डिक्लेयर कर रहा है। यहां पे आप देख रहे हो कि मैरिज तो हुई है, यानी कि जो सेकेंड मैरिज थी यहां पे दोनों पार्टीज हिंदू थी एंड दोनों पार्टीज ने मैरिज की सेरेमनीज को निभाया है। स्टिल आप इस मैरिज को वॉइड डिक्लेयर कर रहे हो। अब इसका जो इफेक्ट है वो ये आएगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल जो सेकेंड मैरिज हुई है यहाँ पे, इस मैरिज से अगर बच्चा पैदा हो जाता है, यानी चाइल्ड जो है वो बॉर्न हो जाता है, इस केस में आप इस चाइल्ड को लेजिटिमेट मानोगे एंड इस चाइल्ड का फादर की प्रॉपर्टी में राइट होगा। यानी इवन दो सेक्शन नंबर 11 के अनुसार आपकी मैरिज वॉइड मैरिज है, स्टिल अगर बच्चा पैदा हो जाता है सेकेंड मैरिज से, तो इस बच्चे को आप फादर की प्रॉपर्टी में से आगे हिस्सा दोगे, ये आपका लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल ए और बी जो हैं इनकी शादी नहीं हुई है, ओके एंड यहां पे ए जो है यानी लड़की जो है इनको अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है। ओके अब इन दिस केस अगर यहाँ पे सी जो है यानी ए और बी का जो बच्चा है ये पैदा हो जाता है, तो सी को आप फादर की प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं दोगे। यहाँ पे सी जो है ये इलेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा एंड इसको सिर्फ मदर की प्रॉपर्टी में से ही हिस्सा मिलेगा। ओके तो आपको ये रूल यहाँ पे याद रखना है। जब हम हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ेंगे वहां पे हम इस चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आपको ये चीज याद रखनी है कि एक वॉइड मैरिज में से अगर कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को आप लेजिटिमेट मानोगे। ओके
अब हम आते हैं इसकी फोर्थ क्लॉज के ऊपर। फोर्थ क्लॉज में प्रोहिबिटेड रिलेशन के बारे में बात करी गई है, यानी अगर आप प्रोहिबिटेड रिलेशंस में शादी करोगे तो इस शादी को वॉइड माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक ब्रदर एंड सिस्टर शादी कर रहे हैं, इन दिस केस इस शादी को आप वॉइड मानोगे, ओके, एज पर सेक्शन नंबर 11। एंड फिफ्थ क्लॉज जो है, यहां पे सपिंडास के बारे में बात करी गई है। ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पे यही गिवन है कि अगर सपिंडास जो है ये आपस में शादी कर लेते हैं तो इस शादी को वॉइड माना जाएगा, ओके। तो यही चीज हमको सेक्शन नंबर 11 में बोली गई है। अब जो आपको मैंने रूल बताया था कि वॉइड मैरिज से अगर कोई भी बच्चा पैदा हो रहा है इसको लेजिटिमेट माना जाएगा, ये रूल हमको सेक्शन नंबर 16 में गिवन है। तो जब सेक्शन नंबर 16 हम पढ़ेंगे तो इसको हम दोबारा से एक बार रिवाइज करेंगे, ओके। अब सेक्शन नंबर 12 के ऊपर हम आते हैं। यहां पे वॉइडेबल मैरिज के बारे में बात करी गई है, ओके। अब आपको याद रखना है कि वॉइडेबल मैरिज जो है ये तब तक वैलिड रहेगी जब तक कोई भी पार्टी कोर्ट को अप्रोच नहीं कर रही है कि सर आप हमारी मैरिज को वॉइड डिक्लेयर कर दो, ओके। यानी यहाँ पे पार्टीज को कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा, तभी एक वॉइडेबल मैरिज को आप वॉइड में डिक्लेयर करोगे। यानी सेक्शन नंबर 11 में जो हमने लिस्ट पढ़ी थी, अगर उन लिस्ट के अंदर आपकी मैरिज फॉल कर रही है और आपकी मैरिज वॉइड मैरिज है, इन दैट केस आपको कोर्ट को अप्रोच करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत से ही आपकी मैरिज वॉइड मानी जाएगी एंड यहाँ पे कोर्ट का स्टैंप लेने की जरूरत आपको नहीं है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है दैट वॉइडेबल मैरिजेस आर वैलिड टिल दे आर डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड बाय द कोर्ट। बट जो वॉइड मैरिजेस होती हैं दे आर वॉइड अब इनिशियो, ओके। यानी शुरुआत से ही, मैरिज के पहले दिन से ही सेक्शन नंबर 11 वाली मैरिजेस जो हैं वो आपकी वॉइड मानी जाएंगी, ओके। लेकिन सेक्शन नंबर 12 में अगर आपकी कोई मैरिज हो रही है तो इसको आपको वॉइड डिक्लेयर करवाना पड़ेगा। अब इसको हम रीड करते हैं। एनी मैरिज solemnized whether before or after the commencement of this act shall be voidable and may be annulled by a decree of nullity on any of the following grounds, namely A इसका पढ़ते हैं that the marriage has not been consummated owing to importance of the respondent। यानी अगर आपके रिस्पोंडेंट जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, यानी ये बच्चा पैदा नहीं कर सकते, इन दैट केस जो मैरिज है इसको आप नलिफाई कर दोगे एंड मैरिज को आप वॉइड डिक्लेयर करवा दोगे, ओके। अब अगर मैरिज जो है इसको हमने वॉइड डिक्लेयर करवा दी है, इन दैट केस जो हस्बैंड या वाइफ है ये सेकंड मैरिज फिर कर सकते हैं। यानी जैसे कि डाइवोर्स मिलने के बाद पार्टीज सेकंड मैरिज कर सकती हैं, वैसे ही अगर आपके मैरिज को सेक्शन नंबर 12 में वॉइड डिक्लेयर कर दी है तो उसके बाद पार्टीज जो हैं ये सेकंड मैरिज कर सकती हैं, ओके। पीस का बोलते हैं दैट द मैरिज इज इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड इन क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 5। अब यहां पे क्या लिखा था? क्लॉज 2 में लिखा था एट द टाइम ऑफ मैरिज नीदर पार्टी इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट टू इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। यानी कोई भी पार्टी अगर शादी के टाइम पे अनसाउंड माइंड की थी या फिर मेंटली अनस्टेबल थी, इन दैट केस जो शादी है ये वॉइडेबल मानी जाएगी एंड यहाँ पे कोई भी पार्टी कोर्ट को अप्रोच कर सकता है सेक्शन नंबर 12 के अंदर कि आप इस मैरिज को वॉइड डिक्लेयर कर दो एंड हमको इस मैरिज में नहीं रहना है, ओके। तो ये हमारा बी पार्ट बोलता है कि अगर सेक्शन नंबर 5 के क्लॉज 2 का वायलेशन हो रहा है तो इन दैट केस इस मैरिज को आप वॉइडेबल मैरिज मानोगे, ओके। सी इसका बोलता है कि अगर कोई भी पार्टी का कंसेंट फ्रॉड के जरिए लिया गया था, यानी फॉर एग्जांपल वाइफ का कंसेंट जो है मैरिज के टाइम पे फ्रॉड के जरिए लिया गया था, तो इन दिस केस ये मैरिज वॉइडेबल मैरिज होगी एंड इसको आप सेक्शन नंबर 12 में वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हो, ओके। तो हमको ये चीज यहां पे याद रखनी है। टी के ऊपर हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर शादी के टाइम पे वाइफ जो है ये ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, यानी एक दूसरे पर्सन ने
वाइफ को ऑलरेडी प्रेग्नेंट किया हुआ था एंड इसके बाद ये शादी कर रही है एक दूसरे पर्सन से, तो इन दिस केस ये शादी अवॉइडेबल मैरिज होगी। एंड जो यहाँ पे हमारे हस्बैंड है, हस्बैंड जो है वो सेक्शन नंबर 12 में इस शादी को वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं। ओके, अब क्लॉज 2 पे हम आते हैं। इसका ए पार्ट बोलता है कि अगर जो आपका कंसेंट था ये फ्रॉड के जरिए लिया गया था, तो अगर आपको मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करवाना है एज पर सेक्शन नंबर 12, तो इन दैट केस विद इन 1 ईयर ऑफ डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड आपको सेक्शन नंबर 12 की एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। अगर फ्रॉड को डिस्कवर हुए 1 साल हो चुका है एंड स्टिल आपने ये पिटीशन को फाइल नहीं किया, तो इन दिस केस आप सेक्शन नंबर 12 में मैरिज को वॉइड डिक्लेयर नहीं करवा सकते हो। तो यहां पे आपको 1 ईयर का लिमिट गिवन है। यहां पे एक और चीज गिवन है कि अगर जो फॉर एग्जांपल वाइफ जो है, इनका कंसेंट आपने फ्रॉड के जरिए लिया था एंड इसके बाद वाइफ जो है ये खुशी खुशी हस्बैंड के साथ रह रही है, यानी इन्होंने फ्रॉड को माफ कर दिया, तो इन दिस केस हम मान सकते हैं कि वाइफ ने फ्रॉड को माफ कर दिया है। तो इस केस में भी आप सेक्शन नंबर 12 की एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते हो। ओके, 20 का बोलते हैं अगर वाइफ जो है ये मैरिज के टाइम पे प्रेग्नेंट थी, तो इन दिस केस अगर हस्बैंड को उसके बारे में पता था, तो वो मैरिज को सेक्शन नंबर 12 के अंदर वॉइड डिक्लेयर नहीं करवा सकता। सेकंड इसका बोलता है कि अगर मैरिज के टाइम पे वाइफ प्रेग्नेंट थी, इन दिस केस अगर आपको मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करवाना है सेक्शन नंबर 12 के अंदर, तो ये आपको शादी के सोलमनाइजेशन के 1 साल के अंदर अंदर करवाना पड़ेगा। यानी जिस दिन मैरिज हुई थी उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको सेक्शन नंबर 12 की एप्लीकेशन यहाँ पे लगानी पड़ेगी। थर्ड इसका बोलता है कि अगर वाइफ जो है शादी के टाइम में प्रेग्नेंट थी एंड इसके बाद हस्बैंड को उसके बारे में पता चल गया एंड इसके बाद भी हस्बैंड वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, यानी उसको पता था कि वाइफ वाज प्रेग्नेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज एंड स्टिल आफ्टर दैट हस्बैंड ने वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया, तो यहां पे अब हस्बैंड जो है वो सेक्शन नंबर 12 की एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता एंड वो इस मैरिज को अब वॉइड डिक्लेयर नहीं करवा सकता। तो हमको यहाँ पे सेक्शन नंबर 12 के रूल्स को याद रखना है। ओके